हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और हम यह भी सीख चुके हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, सॉल्यूशन किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से अलग होता है। ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। फिर देखिए, हम यह भी सीख चुके हैं कि सिंथेटिक डिवीजन के क्या यूजेस हैं, सिंथेटिक डिवीजन कैसे करना है। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स तक अच्छे से सीख चुके हैं। अब देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन से हमारा मतलब है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कितने तरह के मेथड्स हो सकते हैं, उनमें से पॉपुलरली काम में लिए जाने वाले कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स का आधार क्या है, बेस क्या है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो इनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के मोस्ट कॉमनली मेथड्स हैं, जो हम कॉमनली काम में लेते हैं, उन मेथड्स में से इटरेटिव मेथड्स बड़े पॉपुलर हैं, वे बड़े यूजफुल हैं, काम में लेने में भी आसान होते हैं। तो आज हम बात करते हैं इटरेटिव मेथड्स की। तो देखिए, इटरेटिव मेथड्स क्या हैं, इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं। इटरेटिव मेथड्स को समझने के लिए मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं। माना कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है। सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स, कुछ मैथमेटिकल अप्रोचेस की हेल्प से इस इक्वेशन के रूट का अप्रोक्सीमेट मान मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे अनुमान लगाना है कि इस इक्वेशन के रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं कि मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू का अनुमान लगाया और वो वैल्यू जो मुझे मिली वो x0 है। और हम यह भी मान लें कि इसका जो ओरिजिनल रूट है, करेक्ट जो रूट है, वो अल्फा है। ऐसा हम कंसीडर कर लें। तो इटरेटिव मेथड किस तरह से काम करेंगे, देखिए। ये जो हमने x0 सबसे पहले कंसीडर किया है, इसे हम कहते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल क्यों, वो तो आप समझ ही गए हैं। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जिससे हमने इटरेटिव मेथड्स की स्टार्टिंग की, उसे हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कहेंगे। अब ये इटरेटिव मेथड क्या करेगा, जब आप इटरेटिव मेथड को अप्लाई करेंगे तो इस x0 पर अप्लाई करेंगे और यह इटरेटिव मेथड उस x0 को इंप्रूव करके हमें एक बेटर सॉल्यूशन देगा। इंप्रूव करके बेटर सॉल्यूशन देने से हमारा क्या मतलब है, यह मेथड इस x0 से हमें एक नई वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। उसे हम x1 अगर हम कहें, तो यह x1 x0 के कंपैरेटिवली बेटर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। बेटर सॉल्यूशन का को हम इंप्रूव्ड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों बेटर है, बेटर मानने का कारण क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम ओरिजिनल रूट, करेक्ट रूट यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं और इनिशियल रूट हमने जो माना है वो x0 माना है, तो इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया। इस डिफरेंस का मैं मॉडुलस ले लूं, तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस हो गई, x0 और अल्फा के बीच की डिस्टेंस। जब इटरेटिव मेथड अप्लाई किया जाता है तो जो हमें इंप्रूव्ड सॉल्यूशन मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है कि x1 की और अल्फा की डिस्टेंस x0 और अल्फा की डिस्टेंस से कम हो चुकी होती है। कम हो चुकी होती है का मतलब ये हुआ कि ये जो x1 है ये अल्फा के नजदीक पहुंच चुका होता है। किसकी तुलना में, x0 की तुलना में। तो ये जब भी ये वाली इनइक्वालिटी फॉलो होगी, तो हम इस नए सॉल्यूशन को x0 की तुलना में इंप्रूव्ड सॉल्यूशन मानेंगे, बेटर सॉल्यूशन मानेंगे। अब देखिए, ये इटरेटिव मेथड और किस तरह से आगे वर्किंग करेगा वो भी मैं आपको समझा दूं। अब हम क्या करेंगे कि इसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे x1 पर। इस x1 पर अप्लाई करेंगे तो ये मेथड क्या करेगा, इस x1 को और अधिक इंप्रूव करके x2 में कन्वर्ट करेगा। और अधिक इंप्रूव करने से क्या मतलब हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मतलब हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा। अगर मैं x1 और अल्फा के बीच की डिस्टेंस को x2 और अल्फा के बीच की डिस्टेंस से कंपेयर करूं, तो ये डिस्टेंस कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम x2 को कहेंगे कि x2 जो है वो इंप्रूव हो चुका है, x1 से बेटर सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि यह अल्फा के ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। बस यही काम करता है इटरेटिव मेथड। ये जो हम काम कर रहे हैं, हर बार हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग है, इसी प्रोसेसिंग को हम इटरेशन कहते हैं, राइट।
तो अब आपको दो बातें समझ में आ जाएंगी, इटरेशंस क्या हैं और इटरेटिव मेथड किस तरह से काम करता है। अब सोचिए कि अगर आप इस मेथड को फिर से अप्लाई कर दें, व्हाट हैपेंड देन, ये x2 फिर इंप्रूव हो जाएगा, अर्थात और अल्फा के नजदीक पहुंच जाएगा। फिर आप इसे अप्लाई कर दें तो फिर ये और अधिक इंप्रूव हो जाएगा और ये आपको x4 देगा। अगर ये काम आप लगातार करते रहें तो आपकी जो x की वैल्यूज हैं वो किसकी तरफ अप्रोच करने लगेंगी, अल्फा की तरफ अप्रोच करने लगेगी। बस यही सिस्टम काम करता है इटरेटिव मेथड्स के अंदर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इटरेटिव मेथड हमें एक सीक्वेंस दे रहा है, सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर्स, एक्सन दे रहा है। इसमें क्या है सीक्वेंस के अंदर कि एक्सन की जो वैल्यूज हैं वो अप्रोच कर रही हैं अल्फा की तरफ। जैसे जैसे आप n को बड़ा करते जाएंगे, n बड़ा करने का मतलब हुआ नंबर ऑफ इटरेशंस आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये वैल्यूज अल्फा के नजदीक पहुंचने लगेंगी, अल्फा पर अप्रोच करने लगेंगी और हम करेक्ट रूट तक अप्रोच कर जाएंगे। इस तरह से करेक्ट रूट फाइंड किया जा सकता है इटरेटिव मेथड्स की हेल्प से। ये जो सारी बातें हमने समझी हैं, जो सारी बातें हमने सीखी हैं, इन्हें हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इटरेटिव मेथड समझ में आने के बाद हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि इटरेटिव मेथड्स हमेशा हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे जो सीक्वेंस अल्फा पर कन्वर्ज कर रहा होगा। जब ये अल्फा पर कन्वर्ज कर रहा होगा तो हम इस सीक्वेंस की रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से यह पता लगा सकते हैं कि किन्हीं भी दो इटरेटिव मेथड्स में से कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। इटरेटिव मेथड बेटर होने से क्या तात्पर्य है, इटरेटिव मेथड बेटर होने से तात्पर्य यह है कि कौन सा मेथड इन एक्सन की वैल्यूज को जल्दी, क्विकली, रैपिडली इस अल्फा की तरफ पहुंचाता है। कौन सा मेथड ऐसा है जो हमें ऐसा सीक्वेंस देता है जिसकी प्रवृत्ति इस अल्फा पर अप्रोच करने की फास्टर है, यूं कहें कि तेज गति से हम अल्फा की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, कम इटरेशंस में ज्यादा एक्यूरेसी हम ला सकते हैं। तो इन सब बातों में हेल्प करती है रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से क्या तात्पर्य है। देखिए, तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कि एप्सिलॉन आई इज द एरर आफ्टर ith iteration। ith इटरेशन के बाद हमने मान लिया है कि एप्सिलॉन आई जो है वो एरर है। तो इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर सा है। इसका मीनिंग यह है कि एप्सिलॉन आई की जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखी जा सकती है, xi माइनस अल्फा। अब देखिएगा कि अगर हम कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को समझना चाहते हैं तो हम किन्हीं दो सक्सेसिव इटरेशंस पर एरर को कंपेयर करते हैं, कि उन कंपेयर करके पता लगाते हैं कि वो एरर्स किस रेट से कम हो रही है, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर दो अलग अलग दो सक्सेसिव स्टेजेस पर, दो सक्सेसिव इटरेशंस के बाद एरर कंसीडर कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने एरर कंसीडर की एप्सिलॉन एन। एप्सिलॉन एन जो है वो nth इटरेशन के बाद एरर है, तो इसकी वैल्यू xn माइनस अल्फा हो जाएगी। और ऐसे ही नेक्स्ट इटरेशन पर मैं एरर कंसीडर कर लेता हूं कि वो एप्सिलॉन n प्लस 1 है। अब हम केयरफुली समझना शुरू करेंगे। देखिए, चूंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और जो इटरेटिव मेथड है उसमें जो सीक्वेंस मिल रहा है वो कंटिन्यूअसली अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए एप्सिलॉन एन प्लस 1 का मान एप्सिलॉन एन से निश्चित रूप से कम होगा, ये निश्चित है। अब सोचते हैं हम कि एक रिलेशन मेरे पास यह है, मैं एक और रिलेशन इसी तरह का बनाता हूं, तो आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ साथ दिमाग लगाइएगा। मैं मान लूं कि कभी किसी मेथड में मुझे यह रिलेशन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यह ले लेता हूं कि जो एप्सिलॉन एन प्लस 1 है यह छोटा है, लेकिन किससे छोटा है, ये 1/2 एप्सिलॉन एन से छोटा है। अब कंपेयर कीजिए, ये जो दो मैंने यहाँ पर इनइक्वलिटीज लिखी हैं, इन दोनों इनइक्वलिटीज पर दिमाग लगाइए। पहली इनइक्वलिटी हमें केवल बताती है कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 एप्सिलॉन एन से छोटा है।
लेकिन दूसरी इनइक्वलिटी हमें यह बताती है कि एप्सिलॉन एन को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात इसे और अधिक छोटा बना दें, तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ये और भी छोटा हो चुका है, एप्सिलॉन एन से भी छोटा हो चुका है, और फिर एप्सिलॉन एन प्लस 1 उससे भी ज्यादा छोटा। दिमाग लगाइए, आप खुद समझ जाएंगे कि इस स्थिति में एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू ज्यादा तेज गति से कम होती हुई नजर आएगी। यहां पर केवल हम यह कह रहे थे फर्स्ट रिलेशन में कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 से छोटा है, एप्सिलॉन एन प्लस 1 छोटा है एप्सिलॉन एन से, लेकिन यहां हमने क्या किया, जितनी वैल्यू एप्सिलॉन एन की थी उससे भी उसको हाफ कर दिया, राइट, और हाफ करके उससे भी छोटा किसको बता दिया, एप्सिलॉन एन प्लस 1 को। तो भाई सीधी सी बात है कि उस स्थिति में अगली स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज पर हमें एरर काफी तेज गति से कम होती हुई नजर आएगी। तो जिस मेथड में यह रिलेशन मिलेगा वो मेथड इस वाले मेथड के कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टर होगा। तो ये बात बिल्कुल इजीली समझ में आ जाती है। अब मैं इसको एक लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैं यह कह सकता हूं कि यदि मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन बनता है जिस रिलेशन में एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू लेस देन है सी मैंने कांस्टेंट ले लिया है, इसकी वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी हम फ्रैक्शन क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, सी इंटू एप्सिलॉन एन से छोटा है, जहां पर हम मार्क कर देते हैं वेयर 0 इज लेस देन सी इज लेस देन 1। तो ये रैपिडनेस को शो करेगा, ये सी हमें बताएगा कि जो मेथड है वो कितना रैपिड है। फर्दर देखिए, हम इसी रैपिडनेस को एक और तरीके से समझ सकते हैं। यही रिलेशन मैं वापस इसी तरीके से आपको फिर से एक बार और समझाता हूं, लेकिन अब की बार हम मल्टीप्लिकेशन में सी को काम में न लेकर कुछ और काम में लेने वाले हैं। देखिए, मैं मान लूं कि मुझे रिलेशन जो मिल रहा है वो एप्सिलॉन एन प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन एन है। अब आपको कंपेयर करना है, मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। यदि मैं इस एप्सिलॉन एन पर पावर लगा दूं, पी इज द पॉजिटिव पावर, और फिर मैं कहूं कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 का मान इस एप्सिलॉन एन की पावर पी से छोटा है। सोचिए, एप्सिलॉन एन एक छोटी क्वांटिटी है क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और जो एक्सएन वाली वैल्यूज हैं वो लगातार अल्फा के नजदीक पहुंचती जा रही हैं, इसलिए एप्सिलॉन एन निश्चित रूप से एक छोटी क्वांटिटी होगी, फ्रैक्शन क्वांटिटी होगी, और फ्रैक्शन क्वांटिटी पर अगर पावर लगा दी जाए तो आप जानते हैं कि टोटल इसका मान और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और इस छोटी वैल्यू से भी ज्यादा छोटा कौन, एप्सिलॉन एन प्लस 1। तो इसका मतलब इन दोनों रिलेशंस के आधार पर मैं यह कंपेयर कर सकूंगा कि ये जो रिलेशन है ये मुझे ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस दे रहा है, इसमें रैपिडनेस ज्यादा है। तो इस आधार पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम रैपिडनेस को शो करने के लिए दो तरीके काम में ले सकते हैं, सी से मल्टीप्लिकेशन हम काम में ले लें, या फिर हम उस पर पावर पी काम में ले लें। तो इन दोनों को मिलाकर के मैथमेटिकली एक रिलेशन बनाया गया है, हम उसी रिलेशन को सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। देखिए, पेज में यहाँ पर सिस्टमेटिकली लिख दिया है, अगर हम इस पर एक बार इसे गो थ्रो करें तो हम समझ पाएंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह से डिसाइड होगा, हम किस तरह से किसी भी इटरेटिव मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन पर गौर करें, an iterative method is said to be of the order p or has the rate of convergence p if p is the largest positive real number. P is the largest positive real number for which there exists a non-zero positive constant c such that epsilon n plus 1 is less than equal to c epsilon n की पावर p। तो ये मैंने एक बार आपको जो जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसके आधार पर जो डेफिनेशन के वर्ड्स हैं वो भी मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके क्या आ रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है कि अगर हमें किसी इटरेटिव मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बताना है तो हमें पी की वैल्यू को लार्जेस्ट रखना है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ये जब रिलेशन हम बनाएं या ये रिलेशन जब हमें किसी भी इटरेटिव मेथड में मिले, दो सक्सेसिव एरर्स के बीच में जब ये रिलेशन मिले, तो उसमें यदि ये पी की वैल्यू लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो तो फिर हम कहेंगे कि दैट पी इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, या इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द इटरेटिव मेथड। तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में
आ जानी चाहिए। काफी डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, बहुत माइन्यूटली हमने डिस्कस कर लिया है। इसी रिलेशन को अब हम अगर एक्स की टर्म्स में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो साधारण सी बात है, ये तो हमें समझ में आ ही जाती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम अब ये देखें कि यहाँ जो कांस्टेंट सी हमें मिलता है उस सी को क्या नाम दिया गया है। देखिए इस सी को कहा जाता है एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट, राइट। तो हम इसे भी यहाँ लिख लेते हैं। तो द constant C is called asymptotic error constant. Error constant. राइट। तो अब ये भी क्लियर हो जाता है, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। हम अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पर बात कर लेते हैं। देखिए जब ये P 1 हो जाएगा तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो इटरेटिव मेथड का ऑर्डर 1 हो जाएगा। हम उस इटरेटिव मेथड को लीनियर कहेंगे। अगर इस P का मान बाय द वे किसी स्थिति में 2 हुआ तो हम उस इटरेटिव मेथड को क्वाड्रेटिक कहेंगे। सिंपल है, राइट। तो जब ये लीनियर होगा तब हमें और क्या क्या चीजें समझनी है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसका एक स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं। इफ P इज इक्वल टू 1 इट मीन्स देन the iterative method has linear convergence। हम कहेंगे कि उसकी जो कन्वर्जेंस है वो लीनियर है, राइट। लेकिन सोचिए जब ऐसा होगा तब आपके पास जो रिलेशन होगा वो यह होगा एप्सिलॉन n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू c एप्सिलॉन n की पावर p। p तो हट जाएगा, p की वैल्यू तो 1 हो गई। तो इस रिलेशन में आप पाएंगे कि P पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखिए P पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी क्योंकि P 1 होकर के हट चुका है। तो ऐसे स्थिति में इस वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को छोटा बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको समझाया था उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि एप्सिलॉन n प्लस 1 छोटे से भी छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट छोटा रहेगा, फिर उससे भी छोटा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होना चाहिए, ऐसा ही मैंने आपको समझाया था। तो फिर इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को छोटा बनाए रखने के लिए, स्मॉलर बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पर सी पर एक कंडीशन डालनी होगी, 0 इज लेस देन सी इज लेस देन 1। ओके, तो ये बिल्कुल इजीली ये बात भी समझ में आती है हमें, यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें अब चूंकि सारी डिपेंडेंसी सी पर है, ऑर्डर इसका लीनियर हो चुका है, राइट। तो इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो सी पर भी डिपेंड करने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर इस सी का मान, आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब सी का मान आप 1 के नजदीक लेंगे, सोचो ध्यान से, या फिर सी का जो मान है हम 0 के नजदीक लें, तो दोनों स्थितियों में क्या अंतर आएगा, विचार कीजिए। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं कि मेरे पास एक रिलेशन है एप्सिलॉन n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन n, और एक और मेरे पास रिलेशन है एप्सिलॉन n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3/4 एप्सिलॉन n। फील करो इन दोनों में से कौन सा इटरेटिव मेथड फास्टर होगा। अगर कोई दो मेथड्स हैं और दो मेथड्स में से एक में मुझे ये रिलेशन मिलता है, दूसरे में मुझे ये मिलता है, तो विच वन इज द फास्टर, कौन सा फास्टर है, आप आराम से फील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन n छोटी वैल्यू है, उसे हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने इस वाले पार्ट को और भी ज्यादा छोटा बना दिया। इसमें भी ऐसा हुआ लेकिन इसमें इतना छोटा नहीं हुआ, कंपेयर कीजिए। ओके, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू ज्यादा छोटी हो रही है, ज्यादा स्मॉलर हो रही है, और फिर उससे भी छोटा एप्सिलॉन n प्लस 1 हो रहा है, नेक्स्ट एरर उससे भी ज्यादा छोटी हो रही है, तो ये ज्यादा फास्टर हुआ। तो हम इस आधार पर यह डिसीजन ले पाएंगे कि जब इस सी की वैल्यू 1 के नजदीक होगी तो जो मेथड है वो थोड़ा स्लो चलेगा, जब इस सी की वैल्यू 0 के नजदीक होगी तो वो जो मेथड है वो थोड़ा सा फास्ट होगा।
फास्टर हो जाएगा। जितनी सी की वैल्यू 0 के नजदीक चली जाएगी मेथड उतना ही फास्टर होता चला जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाती है। हम इसको 2 लाइन में फटाफट इसे भी लिख लेते हैं ताकि आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। देखिए हम इसको लिख लेते हैं। तो हम इसकी कंडीशन को लिखते हैं, इफ C is near to 0 then convergence is rapid, फास्ट है। और if C is near to 1 then convergence is स्लो। ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो ये सारी बातें कन्वर्जेंस के बारे में थी। अब कन्वर्जेंस समझने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड की जिस मेथड की हेल्प से हम इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको इटरेटिव मेथड का जब इंट्रोडक्शन दिया था आज ही, तो मैंने आपको बताया था कि इटरेटिव मेथड किसी एक रूट को इम्प्रूव करता है, राइट। तो उसे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें देनी होती है, उसी को हम इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू का हमें ही गैस लगाना होता है, हमें ही अंदाजा लगाना होता है। तो उस अंदाजे को लगाने के लिए, उस गैस को लगाने के लिए, उस इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम कुछ मेथड्स काम में ले सकते हैं। कॉमनली 2 मेथड्स काम में लिए जाते हैं। एक मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड और एक मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो आज हम ग्राफिकल मेथड पर बात कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड किस तरह से काम करता है, एक एग्जांपल की हेल्प से हम ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं। देखिए, तो ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, आपको ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए आपको इसे 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है जिन 2 पार्ट्स पर आने वाले फंक्शन का आप ग्राफ इजीली बना सकते हो। मैं यहां पर इसे करके बताता हूं। देखिए, हम इसे अगर ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 2, और फिर ये मान लें एफ एक्स इज इक्वल टू f1x बोल देते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में मुझे फंक्शन मिल रहा है उसे हम कंसीडर कर लें f2x इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अब देखिए, हम इस f1x का अलग से अगर ग्राफ बना लें और f2x का भी ग्राफ बना लें और उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात कर लें। सोचिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इन दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाइड रखेगा। इन दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई रखने का मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसका LHS और RHS इक्वल रहेगा, और इसका LHS RHS इक्वल रहने का मतलब हुआ कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड जिस x पर होगी वो x ही इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा अप्रोच कर सकते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ। अब हम ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। पहला जो कर्व है f1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और दूसरा कर्व हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, तो उसका ग्राफ बनाकर हम किस तरह से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं रूट की, वो हम अब सीख लेते हैं। देखिए, तो देखिए, जो f1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसे यदि मैं इस तरह से लिख लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसे मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख दूं, तो आप गौर कीजिए, ये पैराबोला की इक्वेशन है। आप इसको पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करें तो आप इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो वर्टेक्स नजर आएगा हमें, इस इक्वेशन का वर्टेक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से,
उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज लिखते चले जाएं। अगर आप इसका लेटस रेक्टम लिखें, नाभिलंब, तो इसका लेटस रेक्टम 4a से कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, हम 1 लिख दें। और इसी लेटस रेक्टम के अकॉर्डिंग हम इसकी अगर फोकस लिखें, फोकस कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कि x² इज इक्वल टू 4ay की जो फोकस होती है वो 0a होती है। यहाँ पर 4a का मान 1 है, इसका मतलब जो फोकस होगी वो 0 1/4 हो जाएगी। ये इसकी हमें फोकस मिल जाएगी। अब देखिएगा, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पर हम इजीली पैराबोला बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैंने पैराबोला बना रखा है, इस पैराबोला पर गौर करें। ये एक जो बॉक्स है इसको मैंने 1 यूनिट कंसीडर किया है, उसके अकॉर्डिंग आप एस मार्क कर लीजिए, राइट। एस मार्क करने के बाद इस जगह पर जितना लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम 1 यूनिट है, उतनी ही यहाँ पर विड्थ रख दें हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सारी बातें हमने अच्छे से सीखी हुई हैं, राइट। तो इस तरह से ये मुझे इसकी विड्थ 1 यूनिट रखते हुए और हम इस पैराबोला को पूरा ड्रॉ कर दें, वर्टेक्स हम इसका 0 0 ले लें, तो इजीली ये पैराबोला बनाया जा सकता है। और इस पैराबोला को बनाने के बाद ये फर्स्ट कर्व ड्रॉ हो जाएगा और अब हम ड्रॉ करेंगे सेकंड कर्व। तो अब हम इसका सेकंड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो इसे हम y इज इक्वल टू 4x-2 लिख लेते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तो हम इसके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेक्शन अगर हम निकाल लें तो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। पहला पॉइंट मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस से इसका इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पर हम 0 पुट करें तो एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो 1/2 मिल रही है, 1/2, 0। ये ए पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से y एक्सिस से पॉइंट निकालें तो वो हमें 0 -2 मिल जाएगा। इसमें x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू -2। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ अब हम इस डायग्राम पर फोकस करें। इस डायग्राम के अंदर अब हमें नजर आ रहा है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन पैराबोला को 2 बिंदुओं पर काटते हुए निकल रही है। 2 बिंदुओं पर काटना ही था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलने ही है। अब बारी है इस बात की कि हम रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू का अनुमान कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क करके मैं आपको समझाता हूं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये परपेंडिकुलर जहां जाकर के मिला है उस पॉइंट को मैं नाम दे दूं कि वो पॉइंट एम है। अब m का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इस पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। तो m का पॉइंट कितना है बस आपको ये पता लगा लेना है, इसका अप्रोक्सीमेट मान पता लगा लेना है। तो यहाँ हम देखें कि जो m पॉइंट है वो a से जस्ट थोड़ा सा आगे है, राइट। हमने ये जो पूरा एक बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये बॉक्स कंसीडर किया है, इस बॉक्स की लेंथ 1 यूनिट कंसीडर की है। अगर ये पूरी लेंथ 1 यूनिट है तो इस आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ए से m के बीच की डिस्टेंस लगभग कितनी होनी चाहिए। तो ये मैं लगभग मान सकता हूँ 0.1 होनी चाहिए। हम बहुत आसानी से ये अनुमान लगा पा रहे हैं। तो ए पॉइंट कितना था उसके लिए हम यहाँ गौर करें। ए पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी 1/2, 1/2 मतलब 0.5 और एम पॉइंट थोड़ा सा आगे है तो इसमें हम 0.1 अगर ऐड कर दें तो हमें एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। और जो एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वही इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इस आधार पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द m, according to coordinates of m, we have the approximate root
of the equation is x is equal to 0.6। अब कुछ बातें यहाँ समझने की आवश्यकता है। देखिए ये जो ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण, हम ग्राफ एक्यूरेटली बना पाए इसमें भी थोड़ा सा संशय होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ग्राफ पेपर भी हम काम में नहीं लेते हैं, प्लेन पेपर पर हम बनाते हैं, एजम्पशंस करके बनाते हैं, तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट होना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर कुछ कमियां हमें नजर आएंगी। उनमें से पहली कमी यही है कि ग्राफ की एक्यूरेसी पर थोड़ा सा संशय रहता है, क्योंकि वो हमने बनाया है, मैनुअली बनाया है, राइट। दूसरा, हम हर एक कर्व का ग्राफ बना पा रहे हों, कभी कभी इसमें भी संशय होता है। इस वजह से ग्राफिकल मेथड को हम उसी स्थिति में बेस्ट मान सकते हैं जबकि ग्राफ वेल नोन हो, हम बना पा रहे हो और हम उसके बाद अनुमान लगा पा रहे हो, तो ही हम इस मेथड को बेटर मान सकते हैं। ये जो ग्राफिकल मेथड हमने सीखा है, ये हमने सिर्फ किस वजह से सीखा है? ताकि जब हम इटरेटिव मेथड्स काम में लें न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, तो उन इटरेटिव मेथड्स में इनिशियल रूट की हमें जब जरूरत पड़े तो हम एक अंदाजा लगा लें, एक अनुमान लगा लें, तो उस हिसाब से ये मेथड अच्छा माना जा सकता है, राइट। तो अब जिन परिस्थितियों में हम ग्राफिकल मेथड काम में नहीं ले पा रहे होंगे, तो वहां इनिशियल रूट कैसे ज्ञात करना है? देखिए उस स्थिति में हम प्रेफर करेंगे बाइसेक्शन मेथड को। तो इनिशियल रूट ज्ञात करने का जो एक और मेथड है बाइसेक्शन मेथड, हम इस बाइसेक्शन मेथड पर ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, वो सारी चीजें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। थैंक यू सो मच।